सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आरोह पाठ्य पुस्तक की गद्य खंड से दूसरा पाठ मियाँ नसीरुद्दीन। पाठ का नाम क्या है? मियाँ नसीरुद्दीन। और इसको लिखा किसने है? कृष्णा सोबती ने है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं मियाँ नसीरुद्दीन, जो एक शब्द चित्र है और इसको लिखा है कृष्णा सोबती ने। तो आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊं आप अपनी किताब में देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या है। ठीक है, तो ये जो मियाँ नसीरुद्दीन पाठ है ये एक शब्द चित्र है जो हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। शब्द चित्र का मतलब जैसे आपने रेखा चित्र पढ़ा होगा, उसी तरह से शब्द चित्र भी एक विधा होती है हिंदी गद्य साहित्य में, जिसका आप आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पाठ को पढ़ने से पहले हम कृष्णा सोबती का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये हैं लेखिका कृष्णा सोबती। अब देखिए इनके विषय में। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 गुजरात, जो अब पश्चिमी पंजाब और वर्तमान में पाकिस्तान में है, में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। ये सारे इनके उपन्यास हैं। उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है। उपन्यास तो आप लोग जानते हैं ना, उपन्यास क्या होता है। और इसके अलावा डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह का मतलब है कि इन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वो इन सब किताबों के अंदर छपी हुई हैं। ठीक है, हम हशमत शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र और संस्मरण विधा है। तो ये शब्द चित्र, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सभी विधाएं जो हैं हिंदी साहित्य में नवीन विधाएं हैं। सबसे पहले आपने हिंदी गद्य साहित्य में कहानी विधा पढ़ा, प्रेमचंद की कहानी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप पढ़ रहे हैं शब्द चित्र। जैसे संस्मरण होता है उसी प्रकार से शब्द चित्र भी होता है। तो ये संस्मरणात्मक शब्द चित्र है, यानी कि लेखिका ने अपने किसी पुरानी बात को याद करते हुए उस पर शब्द चित्र लिखा है, यानी कि एक एक घटना का उन्होंने इस तरीके से वर्णन किया है कि पाठकों के मस्तिष्क में उसका मानो एक चित्र, एक शब्द चित्र उभर कर आता है। अब आप पाठ जब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे क्या होता है शब्द चित्र। ठीक है बच्चों, आप देखिए इनके साहित्य में अवदान। ये जो लेखिका हैं इनको साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनके हिंदी साहित्य में अवदान के लिए दिए गए हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना और अच्छा लिखना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित और नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी अर्थात लंबे समय तक उपस्थिति सुनिश्चित की है। यानी कि आज भी हम लोग उनको पढ़ते हैं क्योंकि उनका लेखन अच्छा है। ठीक है, समझिए आप लोग। अब देखिए आगे, उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। जैसे प्रेमचंद को आप जानते हैं। प्रेमचंद, गबन, गोदान, ये जो इनके उपन्यास हैं, इन उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने समाज को कुछ ऐसे चरित्र दिए हैं जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं, कहानियों में, नाटकों में, उसमें देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, धारावाहिक उस पर बने हुए हैं। तो उसी तरह से इन्होंने भी अपनी कहानियों में और उपन्यासों में कुछ पात्रों की रचना की है, जैसे कि मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। ठीक, इसके आगे, भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं उनमें से कृष्णा सोबती का नाम भी पहली लाइन में रखा जाएगा, पहली पंक्ति में, यानी कि आगे हैं वो। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, यशपाल एक लेखक हैं, उनकी रचना है झूठा सच, और राही मासूम रज़ा के आधा गांव, और भीष्म साहनी के तमस,
के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि भारत और पाकिस्तान पर अनेक लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है। तो उनमें जो प्रसिद्ध हैं, जिनको बहुत प्रसिद्धि मिली है, उनमें से यशपाल जो लेखक हैं उनका झूठा सच, राही मासूम रज़ा का आधा गांव, भीष्म साहनी का तमस, ये उत्कृष्ट रचनाएं हैं। उसके साथ ही साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा भी एक उत्कृष्ट रचना है जो भारत पाकिस्तान पर लिखा गया है। अब देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपको पढ़ना है उसके बारे में सुनिए। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसको छोड़िए, आप देखिए मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, हम हशमत नामक संग्रह से ही लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों, उनके स्वभाव का शब्द चित्र बहुत ही अनूठे ढंग से लेखिका ने प्रस्तुत किया है। अब आप सोच रहे होंगे नानबाई क्या होता है। बच्चों, नानबाई उसे कहते हैं जो खानदानी नानबाई होते हैं, जिन्हें रोटियां बनाने की विभिन्न प्रकार की कलाएं आती हैं, उन्हें नानबाई कहते हैं। ठीक है, तो नसीरुद्दीन भी एक नानबाई थे और उनका ही शब्द चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने के हुनर को ही असली हुनर मानते हैं। ठीक है, तो ये तो है मियाँ नसीरुद्दीन की बात। अब हम पढ़ेंगे पाठ का सारांश। हाँ तो बच्चों, मियाँ नसीरुद्दीन पाठ अगर मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पाठ पढ़ाने जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैं आपको इस पाठ की समरी सुनाती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप घर में स्वाध्याय से इस पाठ को पूरा पढ़ें और फिर उसके पश्चात अगर कुछ बीच में समझ ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। इसका लिखित कार्य मैं आपको अलग से बाद में PDF बना के भेज दूँगी। अभी सिर्फ आपको पाठ समझना है। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं इसको। देखो क्या होता है कि लेखिका जो हैं वे मियाँ नसीरुद्दीन से उनकी भेंट होती है। उनकी भेंट कहाँ होती है, कैसे होती है, उसको सुन लीजिए आप। पाठ हमें नहीं पढ़ना है, आप समरी सुनिए इसकी। क्या होता है कि एक दिन लेखिका संयोग से जामा मस्जिद जो दिल्ली में है के पास के पुराने गढ़ैये मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। जामा मस्जिद के पास कोई गढ़ैया मोहल्ला है, वहाँ से होकर वो गुजर रही थी। तो लगभग एक अंधेरी सी दुकान, एक छोटी सी अंधेरी सी दुकान थी। ढेर सारा आटा उस पर सना हुआ देखा। लेखिका के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये दुकान किसकी है। पता चला, जब लेखिका ने किसी से पूछा तो उनको पता चला कि 56 प्रकार की रोटियां बनाने वाले उस्ताद मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। मियाँ अंदर बैठे हुए थे, बीड़ी पी रहे थे। उनका चेहरा अपने व्यवसाय के गहरे अनुभव से युक्त था तथा आँखों से उनकी चतुराई और चुस्ती झलक रही थी। लेखिका ने जब उनको देखा तो लेखिका को ऐसा उनका शब्द चित्र उन्होंने ये दिया है। यहाँ पे देखिए कि उनकी आंखों में चमक थी, बीड़ी पी रहे थे, व्यवसाय के गहरे अनुभव उनके चेहरे पे थे, आंखों में चतुराई थी और चुस्ती यानी कि चुस्त दुरुस्त थे, वो एक्टिव थे एकदम से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि नानबाई बनाना एक खानदानी पेशा होता है। लेखिका ने बातों ही बातों में जब उनसे पूछा तो उन्होंने लेखिका को बताया कि मियाँ नसीरुद्दीन से जब लेखिका ने प्रश्न किया तो उन्होंने क्या कहा कि इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला आपने आखिर सीखी कहाँ से। तो मियाँ नसीरुद्दीन बड़ी बेपरवाही से अपने ख़ास अंदाज में उन्हें बताते हैं कि उनके यहाँ कई पुश्तों से ये काम चलता हो आ रहा है, अर्थात ख़ानदानी काम है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन गए और कोर्स किया सीख लिया, नहीं, ये ख़ानदानी काम है मियाँ। और फिर क्या कहा, उसके वालिद यानी कि मियाँ नसीरुद्दीन के वालिद, उनके पिता मियाँ बरकत शाही गढ़ैये वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा मियाँ नसीरुद्दीन के दादा मियाँ कल्लन थे, वे भी नानबाई के नाम से
प्रसिद्ध थे। मियाँ नसीरुद्दीन ने इसे पेशे की अपनी खानदानी शान के साथ बताया कि रोटियां बनाने का यह हुनर उन्होंने अपने वालिद साहिब की खिदमत में रहकर सीखा है। क्या कह रहे हैं? कहने का ये मतलब है कि मियाँ नसीरुद्दीन बड़े गर्व से बताते हैं कि उन्होंने अपना ये काम अपने वालिद से सीखा है, अपने पिता से सीखा है और ऐसे वैसे नहीं सीखा है। बचपन से ही इन्होंने अपने खानदानी पेशे को अपनाया है। फिर इसके बाद बातों ही बातों में लेखिका आगे बढ़ती हैं, उनसे बात करती जाती हैं, पूछती रहती हैं कि आखिर उन्होंने इल्म, ये हुनर, ये साधना कहाँ से सीखी, कैसे उन्होंने ये हुनर प्राप्त किया। तो सूक्ष्म में सुनिए आप। मियाँ ने लेखिका को बताया कि कोई भी हुनर सच्ची लगन से ही सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू करके आगे बढ़ा जाता है और आ से शुरू करके आगे बढ़ा जाता है, फिर कच्ची पक्की होते हुए ऊंची जमातों में यानी कि छोटे छोटे नर्सरी LKG UKG के बाद ही बड़ी कक्षाओं में पहुंचा जाता है। वैसे ही इस हुनर को सीखने के लिए भी छोटे से छोटे काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। जैसे कि चूल्हा जलाना, भट्टी को बनाना, ये सब काम नहीं सीखेंगे तो क्या पहले ही नानबाई की महारत हासिल कर लेंगे? ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार लेखिका को बातों ही बातों में मियाँ नसीरुद्दीन से काफ़ी कुछ बातें पता चलती हैं। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि ऐसे ही इल्म नहीं सीखा जाता है। भट्टी बनाना, भट्टी में आँच देना, बर्तन धोना, छोटे छोटे काम सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है, तब जाकर के हुनर हासिल किया जाता है। उनकी यह दुकान भी काफ़ी लगन और मेहनत का ही परिणाम है। वह दुकान पर सीधे ही आकर नहीं बैठे हैं, बल्कि दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। मुद्दतों तक खोमचा भी लगाया है। खोमचा अर्थात एक छोटा सा ठिया। फिर इसके बाद जब लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से बात करती रही, उन्हें टटोलती रही, उनसे कुछ नया जानने की कोशिश करती थी, तो फिर बातों ही बातों में क्या हुआ कि खानदानी बड़प्पन का गर्व जो है उनको दिखा। किसका? मियाँ नसीरुद्दीन का। तो क्या कहते हैं कि खानदान की बात आते ही मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पे बड़े बड़प्पन की चमक झलक उठती है। बड़ा गर्व महसूस करते हैं वो अपने खानदानी नानबाई होने के लिए। और क्या होता है, उनकी छाती जैसे गर्व से फूल जाती है जब लेखिका उनसे पूछते हैं उनके खानदानी नानबाई कैसे बने। ये सब किस्सा जब उनसे पूछा जाता है तो वे बड़े गर्व से उनकी छाती फूल जाती है। खानदान की बात हो तो मियाँ किसी भी हाल में कमतर होना स्वीकार नहीं करते। वह बड़े गर्व के साथ लेखिका को बताते हैं कि उनके घर के बुजुर्ग बादशाह सलामत के यहाँ नानबाई रह चुके हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उनके बुजुर्गों ने कोई ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई थी जो न आग में पकती थी न उसमें पानी लगता था। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज़ का नाम जब लेखिका ने उन्हें बताने के लिए कहा तो मियाँ नसीरुद्दीन थोड़ा कतराने लगे। ऐसा लगता है कि शायद उन्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन मियाँ को अपनी शान में किसी भी तरह की कमी देखना बर्दाश्त नहीं। इसीलिए खानदान की शान में वे एक कहावत अक्सर कहते हैं, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। तो क्या समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं? लेखिका लिखना चाह रही है कि जो मियाँ नसीरुद्दीन थे वो किसी भी तरह से अपने खानदानी नानबाई होने को कमतर नहीं आंकते थे, बल्कि वो इसको बहुत गर्व की बात मानते थे कि मैं खानदानी नानबाई हूँ। मेरे दादा भी इसी काम को करते थे, मेरे पिता भी इसी काम को करते थे और अब मैं भी कर रहा हूँ। तो बातों ही बातों में ज़रा दो चार उन्होंने हाँक दी। कहने लगे बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे, चलो करते होंगे ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कह डाली कि बादशाह सलामत के कहने पे उन्होंने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी डिश बना के खिलाई जो ना आग से पकती थी ना पानी से। तो लेखिका ने जब पूछा ऐसी कौन सी चीज़ है भाई, तो वे चुप हो गए और बात उन्होंने पलट दी और पलटते हुए अपने खानदानी होने की बात शान से कहते हुए यह कहावत कह डाली कि खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। आप बात करते हैं बिना आग के पकाने की, ठीक है। अब इसके आगे लेखिका ने फिर उनसे ज़्यादा बहस नहीं की, उस टॉपिक को छोड़ करके दूसरे टॉपिक की ओर चल पड़ी और फिर उनसे कुछ और पूछने लगी। क्या पूछने लगी? मियाँ नसीरुद्दीन का दर्द अब झलकने लगा जो लेखिका ने उनसे पूछा। ऐसा क्या पूछ दिया लेखिका ने, देखते हैं।
बातचीत के दौरान जब लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जाहिर की तो मियाँ के चेहरे पर एक अजीब सी खीज उभर आती है, यानी कि थोड़ा चिढ़ गए वो लेखिका से। कितने प्रश्न करती है, क्या क्या पूछती है। कुछ तुनक कर उन्होंने कुछ एक रोटियों के नाम फटाफट गिना दिए। कुछ तुनक कर यानी कि थोड़ा सा चिढ़ते हुए या थोड़ा सा परेशान होते हुए 2-4 रोटियों के नाम उन्होंने फटाफट गिना दिए। कौन कौन सी? बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, तुनकी आदि। उन्होंने कहा ये सब रोटियां हैं। पूरे 56 प्रकार तो नहीं बताए, पर 2-4 नाम उन्होंने लेखिका को बता दिए। और फिर तेवर चढ़ाते हुए उन्होंने लेखिका को बताया कि तुनकी रोटी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। तेवर चढ़ाते हुए अर्थात थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में, तुम्हें क्या पता, तुम जानती हो ये जो तुनकी रोटी होती है पापड़ से भी ज़्यादा बारीक होती है, महीन होती है। तो सोचो इसे बनाने में कितनी मेहनत और कितनी महारत चाहिए होगी, कितनी कार्यकुशलता चाहिए होगी। मतलब अपना जो हुनर है उसको लेखिका पर हावी करने के लिए कि तुम मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मैं खानदानी नानबाई हूँ, इस तरह का तेवर वो दिखा रहे हैं। लेकिन यह बताते बताते वह पिछले ज़माने की कुछ सुनहरी यादों में डूब गए। जब वो लेखिका से बात कर रहे थे, रोटियों के नाम बता रहे थे, क्योंकि लेखिका ने उनसे पूछा था, तो वो बता रहे थे। तो क्या हुआ, बोलते बोलते वो कुछ पुरानी यादों में खो गए। और क्या कह रहे हैं, उतर गए वे ज़माने, अर्थात पीछे छूट गया वो ज़माना, और गए वे कद्रदान, गए वे लोग जो कद्र किया करते थे व्यंजनों की, पकवानों की, जो खाने और पकाने की कद्र किया करते थे, जो शौकीन हुआ करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से और निगली और हजम। मतलब अब नहीं है समाज में, दुनिया में भी लोग ज़माने में कि जो हमारी कद्र कर सकें, हम नान भाइयों की जो कद्र कर सकें। अब तो बस एक तंदूरी चाहिए उन्हें, रोटी बनाई, तंदूर में डाली, पकाई और खाई। न उन्हें स्वाद से मतलब है, न उसके प्रकार से मतलब है, बस हजम। इससे ज़्यादा अब न कोई खाने का शौकीन है और न कोई उस कला की कद्र करना जानता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो खानदानी कलाएं हैं हमारे देश में इसी तरह से लुप्त होती जा रही हैं बच्चों। यही इस पाठ का शायद बहुत ही मार्मिक पक्ष भी है कि हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारी जो संस्कृतियां हैं, जो पारिवारिक पेशे हैं, जो पारंपरिक पेशे हैं, वो इसी तरह पाश्चात्यवाद के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। आज के युवा पिज़्ज़ा खाना सीख गए हैं, बर्गर खाना सीख गए हैं, तरह तरह की अलग अलग चीज़ें खाना सीख गए हैं। वो कहाँ कद्र करेंगे। अब रुमाली रोटी, बाकर खानी, इन सब व्यंजनों की कद्र वे अब नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ये पारंपरिक पेशा है, हमारे भारत में ऐसे कई पेशे हैं, पारंपरिक पेशे हैं जो विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि अब उनकी कद्र करने वाले लोग नहीं रहे। वे लोग कहाँ चले गए, पाश्चात्यवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए पाठ समाप्त हो रहा है। अर्थात आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का ही बोलबाला है। वह क्या बनाएं, क्या खिलाएं। अब मज़ा ही कहाँ रह गया है बनाने और खिलाने का। किसको बनाएं और किसको खिलाएं, न कोई खाने का शौकीन है, और फिर हम जो बनाने वाले हैं हम ऐसे ही अंधेरे और गुमनामी में खो जाएंगे। तो इस तरह से यह पाठ आपका समाप्त होता है बच्चों। इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर मैं आपको दूसरी PDF में प्रेषित करूंगी। आप पहले पाठ को समझ लीजिएगा। जहाँ पे कुछ समझ ना आए तो आप फ़ोन कीजिए या फिर WhatsApp पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप समझ जाएंगे।